नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राज के कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में व्यवस्थापिका का पतन या उसकी अवनति या व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास, इसके क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आजकल यह माना जाता है कि संसद या विधायिकाओं का पतन हो रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने तो सन 1825 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की थी। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान समझाने का प्रयास किया, अर्थात उसने उन रोगों व कारणों की खोज करने का प्रयास किया जिनसे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही हैं। आज अक्सर ये कहा जाता है कि संसदों का युग लद गया है, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। व्यवस्थापिकाओं के पतन से क्या तात्पर्य है? केसी हेयर के अनुसार व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो तो इनमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है। फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। यदि विधायिकाओं के स्थान या कार्य प्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज ही में ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में इनकी काफ़ी अवनति हुई है। वर्तमान शताब्दी का एक लक्षण और प्रवृत्ति यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह हो रहा है जिससे कार्यपालिका शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। इसमें विश्व युद्ध की आशंकाओं, आर्थिक संकटों, समाजवादी या लोक कल्याणकारी नीतियों के अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बराबर बने रहने का काफ़ी योगदान है। अब कार्यपालिकाएं अनेक ऐसे कार्य करने लगी है जो वह पहले नहीं करती थी। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का कारण यह नहीं कि इसने व्यवस्थापिका से कुछ शक्तियाँ छीन ली हैं। वास्तव में आधुनिक व्यवस्थापिकाओं ये तो पहले से कहीं अधिक कार्य करने लगी हैं तथा लंबे लंबे अधिवेशनों में बैठने लगी है। अतः केसीआर ने लिखा है कि निरपेक्ष दृष्टि तो व्यवस्थापिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु कार्यपालिका के सापेक्ष या मुकाबले में उनकी शक्तियाँ करीब करीब सभी पहलुओं में कम हुई हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन या अवनति के क्या कारण हैं। उनमें से कुछ कारण यह हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला कारण है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिकाएं कुछ ऐसे कार्य भी करने लगी हैं जिससे उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया। आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप में तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। दूसरा कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि करती है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। अब व्यवहार में कार्यपालिकाएं ही
अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है। इस तरह प्रदत्त व्यवस्थापन से कार्यपालिका विधानमंडल की सी संस्था बन गई है। अगला कारण है रेडियो एवं दूरदर्शन। संचार के साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क कर जनता से आमना सामना कर सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन को जनमत को पक्ष में करने में महत्वपूर्ण समझा। अगला विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए संपन्न कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बारीकी से विचार और छानबीन की जा चुकी है। 5वां बिंदु है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूर्ण स्वतंत्र रहता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती है। अतः युद्ध या सैनिक संकटों व मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के संचालन में कई बार कांग्रेस की अवहेलना की है। कार्यपालिका की इस शक्ति में आणविक व अन्य विनाशक अस्त्र शस्त्रों के विकास के कारण और भी वृद्धि हो गई है। विदेशी संबंधों की प्रधानता। ऐसा कहा जाता है कि जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विदेश संबंधों का संचालन ही ऐसा है कि इसमें व्यवस्थापिकाएं यदा कदा ही अपनी भूमिका निभाती है। सकारात्मक या लोक कल्याणकारी राज्य का उदय। अब राज्य लोक कल्याणकारी बन गए हैं और जनता के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारों का कार्य बन गया है। जनता को हर चीज़ तुरंत और सही समय पर मिले, इसे इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को ही करनी होती है। इससे कार्यपालिका का कार्य अत्यधिक विस्तृत हो गया है। दलगत राजनीति। अंत में जिस बात ने आधुनिक विधायिकाओं के प्राधिकार को कम किया वह दलगत राजनीति की भूमिका। दल के नेता सदस्यों को अपने कड़े नियंत्रण में रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि सदस्यों को दल की अधिकृत धारा का अनुसरण करना पड़ता है। सचेतकों का नियंत्रण हमेशा बना रहता है, जो उन्हें उनकी स्वायत्तता से वंचित करता है। कठोर तरीके से सचेतकों का इस्तेमाल और कभी कभी बड़े नेता अथवा उसके वरिष्ठ सहायक द्वारा मौखिक सजा देने के लिए विधायकों की भर्त्सना उन्हें इस बात के लिए मजबूर करती है कि वे लकड़ी के मोहरों की तरह बने रहें। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश सदस्य इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे किसी उल्लेखनीय मात्रा में अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर सके। जो एक भारतीय संसद ने यहाँ की विशेषकर सत्तारूढ़ दल की स्थिति के बारे में कहा, वह विश्व के अन्य देशों अमेरिका को छोड़कर की पार्टियों की स्थिति पर भी लागू होता। दल के स्वामियों द्वारा मांगी गई कीमत बहुत अधिक है। वहाँ हरेक को आत्मसम्मान को भूलने के लिए तैयार रहना चाहिए, टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना चाहिए और स्वतंत्र निर्णय जैसी चीज़ों को भूल जाना
चाहिए। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधायिकाओं की शक्तियों और स्थिति में कमी आई है, लेकिन इस स्थिति का बोध उनके निधन से नहीं किया जा सकता। विश्व के सभी देशों में विभिन्न मात्राओं में प्राधिकार के साथ विधायिकाएं कार्य कर रही हैं। हास या पतन का आरोप एक विवादास्पद विषय है। ब्लांडेल ने ठीक ही लिखा है कि जबकि विधायिकाओं का हास नियम निर्माण के कुछ पहलुओं से ही संबंध हो सकता है, लेकिन संप्रेषण माध्यमों के रूप में सभाओं के हास को बहुत कठिनाई से ही स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।